नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी कह रहे हैं, बीएसईबी है ना, यानी बिहार बोर्ड। कहने का मतलब है कि बिहार बोर्ड का क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन मई में जो हुआ है। जी हाँ, बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th का मंथली एग्जामिनेशन जो होता है हर स्कूलों में, आप देखे होंगे सरकारी स्कूलों में, तो उसमें जो मई मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका इंग्लिश का कंपलसरी पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ टोटल 30 क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, उसमें उस 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। वो 30 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का यहाँ डिस्कस होगा, उसके आंसर बताए जाएंगे, खासकर उन विद्यार्थियों की मदद के रूप में जिनको पढ़ने के बाद भी थोड़ी बहुत दिक्कतें रह जाती है, करेक्ट आंसर को लेकर थोड़ा सी समस्याएँ या फिर कन्फ्यूजन रह जाता है, उनके हेल्प में आफ्टर द एग्जामिनेशन ये चीज़ें करी जा रही है, बिफोर एग्जामिनेशन नहीं की जा रही है। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आंसर की मैंने पहले ही दाग करके रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो, फटाफट चीज़ें हो जाए, क्योंकि कोई भी देखेगा तो आंसर देखने के ही पर्पज़ से करेगा, तो वो अपना फास्ट भगा के देख सकता है। ठीक है, बाकी मैं तो पढ़ के बता ही देता हूँ। पहला है हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे में $10 खर्च करने का किसका विचार था, या फिर कौन ज़्यादा करता था ऐसा? तो नैरेटर्स की वाइफ थी। कौन थी? नैरेटर्स यानी जो कवि हैं, कवि कह रहे हैं, राइटर जो हैं पहले चैप्टर के, उसी के जो वाइफ थी, जो कि कॉर्न मार्चेंट थे। चलिए, RC हटचिसन यही राइटर हैं। तो RC हटचिसन वाज क्या थे वो? तो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स अकॉर्डिंग टू द हटचिसन वेयर देयर इन द फिल्म? तो कितनी फिल्म थी जिसके बारे में वो डिस्कस किए हैं पेपर में? तो वो है 3। कितने वो फिल्म में कितनी लड़कियां थी? तो 3 लड़कियां थी। कौन थी? 3 लड़कियां थी। चलिए, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग्स टू? किस जाति से आते थे? तो स्लो थिंकर्स से आते थे। स्लो थिंकर्स कहने का मतलब है फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर्स को डिस्कस किया गया है, तो स्लो थिंकर्स से आते थे। कौन? तो ऑथर। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सो वाज एन डैश कॉर्न मार्चेंट? तो एल्डरली कॉर्न मार्चेंट। क्या थे? तो एल्डरली कॉर्न मार्चेंट। विलियम कॉपर मे बी सेड टू बी गिविंग इन हिज पोएम 4 स्टेट फॉर हिज पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। किसके पोइट्री के लिए? तो वर्ड्सवर्थ के लिए। ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ टाउन्स सिंगिंग बर्ड्स लाइक द डैश आर अफ्रेड एंड गो अवे। तो ये कौन है? सिंगिंग बर्ड लाइक द, ये थ्रस। जी हाँ, आंसर होगा थ्रस। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? कहाँ आपको हेल्थ एंड वर्च्यू मिलता है? तो एक्चुअली इसका उदाहरण है विलेज साइड। ये होना चाहिए एक्चुअली में कंट्री साइड, मतलब गांव में आपको हेल्थ एंड वर्च्यू मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन आप देख रहे हो कहीं विलेज है नहीं, तो हमको लगता है यहाँ कंट्री ना लिख के कंट्री साइड लिखना चाहिए था, जो कि छूट गया होगा, या फिर विलेज होना चाहिए था। तो आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर। अगर केवल कंट्री है तो फिर आंसर कोई है नहीं इसमें, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन रहा है वो ये रहा है, ऑप्शन में कंट्री साइड या फिर विलेज देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड द टाउन? किसने टाउन को बनाया है? हु मेड द टाउन को किसने बनाया है? तो टाउन को बनाने का काम किसने किया है? तो मैन ने किया है ना। मैन को गॉड ने बनाया है, जबकि मैन को गॉड ने बनाया है और मैन ने टाउन बनाया है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? किसके द्वारा बैन कर दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा प्रेमचंद का रचना बैन किया गया था? तो सोजे ए वतन, पूरा नाम है सोजे ए वतन, जिसको सोजे वतन के नाम से यहाँ लिखा गया है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दूँ आपको कि ये जो आपका PDF है आंसर किया हुआ, इससे पहले एक 9th का भी वीडियो गया है, उसका भी PDF आपको कहाँ मिलता है? तो आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई इंग्लिश क्लासेस पे। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई इंग्लिश क्लासेस, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे ये सर्च मारिएगा वहाँ से, और वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा आंसर किया हुआ। ठीक है, चलिए। हु आज हल्कू कौन था? तो एक फार्मर था। क्या था? एक किसान था। हु आज हल्कू कौन था? तो एक किसान था। अब यहाँ दिया गया है
कैसा किसान, तो टेनेंट किसान। तो टेनेंट किसान का मतलब होता है पट्टेदार किसान, वो किसान जो कि दूसरे की ज़मीन पे खेती करता है पट्टे पे लेके या फिर कहे किराए पे लेके, वैसे किसान को कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट। मी एंड द इकोलॉजी बिट के राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो वो है जॉन लियोक्स। कौन है, जॉन लियोक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच रूट डज जॉन लियोक्स फॉलो। कौन सा रूट फॉलो करते हैं, द पेपर रूट। कौन सा रूट, तो पेपर रूट फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल वर्क फॉर इकोलॉजी। इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल वर्क फॉर इकोलॉजी, बड़ा टफ है इकोलॉजी के लिए लोगों को काम करवाना। द नारेटर इन मी एंड इकोलॉजी बिट आस्क हिज मदर टू सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी। which words in the lesson me and ecology bit is known as a filth। filth का मतलब क्या है, तो filth का मतलब है गार्बेज, कचरा। to whom did the author tell you should not burn the lips। किससे कहते हैं, तो डॉक्टर विलियम्स से, मिस्टर विलियम्स से कहते हैं। who wrote the poem Ode to Solitude। Ode to Solitude लिखने का काम किसने किया, तो अलेक्जेंडर पॉप ने किया है। hours days years slide away dash for the happy life। तो hours days years slide away softly for the happy lives। softly बहुत जगह तो quickly भी देता है, quickly भी आंसर देता है। the poet Alexander Pope does not want anything to mark the place where he is buried। इसका आंसर एक बार आप लोग कविता देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। इसका आंसर एक बार कविता देखिएगा तो मिल जाएगा। द पोएट एलेक्जेंडर, जब मैं PDF भेजूँगा ना तो वेरीफाई करके इसका आंसर आपको डाल दूँगा। द पोएट एलेक्जेंडर पोप डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज बरीड। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हो गया। अब बात आती है ग्रामर की। तो देखिए ग्रामर 9th का और 10th का लगभग मिलता जुलता है, आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ही इज डैश यूनिवर्सिटी टीचर, तो ही इज ए यूनिवर्सिटी टीचर, क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी टीचर हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी य से लिखा जाता है और य हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन साउंड देता है और कॉन्सोनेंट साउंड देता है। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए लगाते हैं और वावल साउंड से पहले, अगर शब्द का पहला साउंड वावल हो तो उसके पहले हम एन लगाते हैं, तो यहाँ ए लगेगा। अगला क्वेश्चन है, हिज यंग सन गोज टू डैश स्कूल रेगुलरली। वही क्वेश्चन है जो कि आपका 9th में था, तो फिर हो जाएगा नो आर्टिकल, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब उनका यूज जो है, उस बिल्डिंग का यूज सेंटेंस में उसी पर्पस को दिखाने के लिए हुआ हो जिस पर्पस में वो बनाया गया है। जैसे स्कूल का काम पढ़ाई करना है, तो यहाँ पर्पस नहीं लिखा है कि वो रोज़ाना स्कूल जाता है क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो टू रीड नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ गए कि अच्छा वो स्कूल जाता है तो पढ़ने जाता होगा, मंदिर जाता है तो पूजा करने जाती होगी। तो वैसे स्थिति में आर्टिकल इसका इस्तेमाल, यानी इसके पहले, स्कूल के पहले, टेम्पल के पहले आर्टिकल नहीं करते हैं। जैसे कि मेरी माँ रोज़ाना सुबह मंदिर जाती है, तो माई मदर गोज़ टू द टेम्पल, या ए टेम्पल नहीं कहेंगे, केवल कहेंगे टेम्पल। ठीक है, हाँ। ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, तो द बॉयज़ क्या कह रहा है, द बॉयज़ एज वेल एज हर मदर, देयर मदर्स। अब देखिए, चाहे प्रेपोजिशन से दो सब्जेक्ट जुड़ा हो और चाहे एज वेल एज से जुड़ा हो, दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक ही होता है। चाहे प्रेपोजिशन से जुड़ा हो चाहे एज वेल एज से जुड़ा हो, दोनों स्थिति में हम पहले वाले को ही मेन सब्जेक्ट मानते हैं। किसको मानते हैं, पहले वाले को मेन सब्जेक्ट मानते हैं, और पहले वाले के हिसाब से ही आपका वर्ब होता है। तो इससे जुड़ा है, तो पहले वाला कौन है, बॉयज़ है, तो बॉयज़ क्या है, प्लुरल है। हालांकि यहाँ दोनों प्लुरल ही है, तो यहाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये सिंगुलर होता, ये प्लुरल होता तो फिर दिक्कत हो जाता। तो प्लुरल है तो वर्ब हमारा प्लुरल ही होगा। ठीक है, कमिंग कह रहा है, तो V4 से पहले हम बी क्रिया डालेंगे। क्या डालेंगे, बी क्रिया, हैव नहीं डालेंगे, क्योंकि हैव के बाद V3 आता है। नो न्यूज़, ये जो न्यूज़ है हमारा ध्यान रखेंगे, न्यूज़ जो है देखने में लगता है प्लुरल, लेकिन होता है अनकाउंटेबल। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल क्या होता है, एक्चुअली में सिंगुलर होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, वो सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। क्या लेगा, सिंगुलर लेगा।
एम के बाद प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है, एम केयरफुली एट द टारगेट, एम एट द टारगेट होता है। माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज स्टैंड बाई मी, मेरे मदद के लिए तैयार रहता है। देखिए जरा सा 27 में कह रहा है, क्या कह रहा है, तो एप्रोप्रिएट पैसिव पूछ रहा है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बीच में बी प्लस V3 वाला चेंजेस करते हैं। तो यहाँ कैनल जो है, यहाँ देख रहे हैं आप सब में सब्जेक्ट बन गया। अब जो बी क्रिया है ना, उसको आवश्यकता अनुसार सिंगुलर प्लूरल में केवल चेंज करते हैं। जैसे यहाँ लेबरर था, यहाँ क्या था, तो यहाँ लेबरर था, आप देख रहे हैं, तो लेबरर था तो प्लूरल था, तो प्लूरल था तो वेयर लगा, लेकिन जब कैनल सब्जेक्ट बनेगा तो वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज। टेंस नहीं बदलना है, ध्यान रखिएगा, वॉइस में टेंस नहीं बदलता है। तो वाज हो गया, वाज हो गया, बाकी को हटा दीजिए, ये दोनों को हटा दीजिए। अब वाज तो पहले से था, मतलब वेयर को वाज किया गया, अब हमको बी क्रिया डालना है। तो बी क्रिया जो मेन वर्ब है ना, उसी का फॉर्म रहता है। बी क्रिया कहने का मतलब ये, बी क्रिया का मतलब इज, आर, एम, आपका वाज, वर, आपका बी, बिन और बिंग, ये 8 ही जो है बी क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसी में से आपको डालना है। तो मेन वर्ब क्या है, डिगिंग है, V4 है, तो V4 इसमें कौन है, तो ING वाला V4 होता है, तो ING वाला ये तो आंसर। तब उसके बाद डिग का, ये डिगिंग का V3 फॉर्म डग होगा, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। हैव दे बिल्ट ए हाउस, तो देखिए जरा से, ये आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा। तो अब ए हाउस जो है सब्जेक्ट बनेगा तो हैज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दे के लिए हैव था, जब ए हाउस बनेगा तो हैज हो जाएगा। हैज किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हैज इसमें भी है। अब हैज के बाद बीन आता है, क्योंकि हैव अपने बाद बी क्रिया लेता है, या कहें कि इसमें जो मेन वर्ब है बिल्ड, उसी का फॉर्म, तो बिल्ट या V3 है तो बी क्रिया भी V3 होगा, तो बीन होगा, आंसर हो जाएगा बी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अब इसका क्या है, ये आपका नरेशन का क्वेश्चन है, नरेशन का क्वेश्चन है। द स्ट्रेंजर आस्क एलिस वेयर डू यू लिव, तो वेयर से जब हम क्वेश्चन करते हैं तब वैसे में आस्क आ जाता है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो द स्ट्रेंजर आस्क, सब में आप देख रहे हैं यहाँ तक सिमिलर है, यहाँ तक सिमिलर है, इवन यहाँ तक सिमिलर है। तो जहाँ तक सिमिलर है वहाँ से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सब में है। अब उसके आगे देख लीजिए, तो उसके आगे क्या है, तो आप क्या देखते हैं, तो ये क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जब क्या होता है ना, कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब होता है, क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले वर्ब होता है, लेकिन उसको जब किसी सेंटेंस का हिस्सा बनाएंगे, यानी कहने का मतलब क्लाउज बना देंगे ना, क्लाउज बन जाएगा। या भी जब तक स्वतंत्र है, जैसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जब वो किसी सेंटेंस के साथ जुड़ जाएगा कंजंक्शन की मदद से, जैसे यहाँ वेयर, यहाँ कंजंक्शन का रोल प्ले करेगा, तो फिर वो क्लाउज हो जाएगा। और क्लाउज का मतलब होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब जो ये डू यू दिख रहा है वो यू डू में बदल जाएगा। अब रही बात कि यू डू में तो बदलेगा, यू डू में तो बदलेगा, परंतु डू कब आता है, डू डज डिड, याद रखिएगा, डू डज और डिड, ये जो है हम कब यूज करते हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाना होता है, उसके पहले यूज नहीं करते। उसके नॉर्मल सेंटेंस में असर्टिव भी यूज नहीं करते। तो यहाँ क्लाउज कहने का मतलब क्या है कि असर्टिव बना देना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब कर देना, मतलब असर्टिव बना देना, असर्टिव बना देना। तो यानी डू डज डिड हट जाएगा, डू डज डिड हट जाएगा। और इसको देखते हुए हम टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो ये कौन सा टेंस है, डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो लिव्ड हो जाएगा। अब कहिएगा सर लिव्ड तो यहाँ भी है, तो लिव्ड यहाँ भी है, तो यहाँ यू है, और यू जो है बदलेगा ना सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, एलिस के हिसाब से, तो सी, आंसर हमारा डी हो जाएगा। थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसी के साथ ये सेशन भी, यानी ये 10th क्लास का भी पेपर समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। और आपको ये PDF जो है हमारे स्काई इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी PDF, जो भी आगे भी आपके लिए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो वो यहाँ PDF मिल जाएगा। तो इसी के साथ लेते हैं विदा। ओके, गुड बाय।